नमस्कार। पृथ्वी से जो ऊर्जाएं विकसित होती हैं, उन ऊर्जाओं का हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है, हमारे पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है और उनका किस प्रकार से मापन किया जा सकता है, किस प्रकार से मानचित्रण किया जा सकता है, इस भी अकारण असहज हैं। आप अपने आसपास ढूंढते हैं कि कारण क्या है, आपको समझ में नहीं आता। आप वहाँ से हट करके 2-3 मीटर हट करके बैठते हैं और सहज हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कई सफल औद्योगिक घरानों की कुछ इकाइयाँ उनकी सारी क्षमताओं के बाद भी असफल हो जाती हैं। किसी एक कंपनी के ही बने हुए विभिन्न मशीनों में से 1 या 2 मशीन ही हमेशा बार बार परेशान करती है। एक बहुत अच्छा प्रबंधक हर जगह सफल है, पर किसी विशिष्ट कार्यालय में जाकर के या किसी विशिष्ट स्थान पर जाकर के असफल हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इन सब का और अन्य चीज़ों के साथ साथ जो मूल एक कारण है वो है उस स्थान पे बहने वाली ऊर्जा तरंगे। ये ऊर्जा तरंगे आसपास की चीज़ों के साथ साथ पृथ्वी के अपने आंतरिक ऊर्जा प्रवाह से भी संबंधित होते हैं। प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनि इस बारे में जानते थे। किसी मकान को बनाने, किसी स्थान शहर को बसाने, इन सब के बारे में उन्होंने जानकारी दी थी कि आपको जहाँ ये कुछ करना है, कुछ महीने ऊँट, गाय, बैल, बकरी आदि जानवरों को छोड़ दें और उनके बैठने के स्थानों को मार्क करें। ये जानवर गाय, बैल, बकरी, ऊँट ये वहीं बैठते हैं जहाँ धनात्मक ऊर्जा होती है और उनके बैठने और आराम करने का स्थान व्यक्ति के लिए, ऑफिस के लिए और पौधों के लिए भी बहुत उपयुक्त स्थान होता है। इसके विपरीत बिल्ली, शेर, सांप, दीमक ये पृथ्वी पर उसी स्थान पर बैठते हैं जहाँ पर नेगेटिव ऊर्जा आती है। इस प्रकार से पृथ्वी के अंदर धनात्मक और ऋणात्मक ऊर्जाओं का जाल फैला हुआ है। बृहदारण्यक माला के 79वें श्लोक में कहा गया है, स्फुटता च सशल्या वो वाल्मीका पुरोहिणी तया दूरता परिहर्तव्या वसुधरा कर्तुनापहा। जहाँ पे शल्य हो, फटी हुई भूमि हो, दीमक का घर हो, ऐसे स्थान को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थान पर रहने से आपकी आयु और धन का नाश होता है। अब प्रश्न यह आता है कि क्या ये वैज्ञानिक रूप से आज जानी जा सकती हैं, वैज्ञानिक स्तर पर सिद्ध की जा सकती हैं? बंधुओं, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि ऋषियों ने जो सूत्रों में साधारण शब्दों में कहा था उनका उन्होंने कैसे जाना कहना मुश्किल है, परंतु आज यंत्रों की सहायता से इसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जर्मनी के डॉक्टर हर्डमैन ने सबसे पहले पृथ्वी की ऊर्जाओं की जानकारी पाई और उन्होंने बताया कि पूरे पृथ्वी पर 2.5 सेंटीमीटर से लेके 25 मीटर तक चौड़ी ऋणात्मक ऊर्जाओं का जाल फैला हुआ है और ये जाल सदैव उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम की दिशा में चलता है। ये और उसी नाम पर इन ऋणात्मक ऊर्जाओं का नाम हर्टमैन ग्रिड रखा गया। कालांतर में मिस्टर करिक दूसरे साइंटिस्ट हुए, उन्होंने पाया कि ये रेखाएं केवल उत्तर पश्चिम ही नहीं, उत्तर दक्षिण ही नहीं, पूर्व पश्चिम ही नहीं, बल्कि उत्तर दक्षिण से पूर्व पश्चिम और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशाओं में भी इनका जाल फैला हुआ है और इन जालों को करीमैन ग्रिड के नाम से जाना गया। इनके मापन के कई यंत्र उपलब्ध हैं। उसमें एक जियोडोमीटर कहलाता है, दूसरा जियो 35 के नाम से है, तीसरा एक जर्मन के ही साइंटिस्ट लेकर द्वारा
डेवलप किया हुआ लेकर एंटेना है जो विभिन्न फ्रिक्वेंसियों पर पृथ्वी की या मानव शरीर की या पौधों की उत्सर्जित ऊर्जा का धनात्मक और ऋणात्मक संकेत देता है। जियोडोमीटर एक छोटा सा यंत्र होता है जिसको क्षेत्र में ले जाके जब हम करते हैं तो वो आसपास के क्षेत्र की ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय मापन करता है और वो बता देता है कि किस क्षेत्र में पॉजिटिव ऊर्जा है या नेगेटिव ऊर्जा है। उसको एक गॉस मीटर आता है जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के बारे में बता देता है, जहाँ इलेक्ट्रिकल लाइंस के होते हैं, जहाँ पे दूर तक कितनी दूर तक इलेक्ट्रिकल रेडिएशन आता है वो गॉस मीटर के द्वारा हम पता कर सकते हैं। लेकर एंटेना के द्वारा जो पृथ्वी की ऊर्जा, आकाशीय ऊर्जा और क्षेत्र की पर्यावरण की चुंबकीय ऊर्जा, इस प्रकार की सारी ऊर्जाएं पृथ्वी के बारे में नापी जा सकती हैं। जब उससे मनुष्य के शरीर पे उसका किया जाता है तो मनुष्य के शरीर के प्रत्येक अंगों का हर से फोटोग्राफी करते हैं। किसी भवन या क्षेत्र या खुले स्थान के लिए हमें सुबह 10 बजे से 5 बजे के बीच डिजिटल फोटोग्राफी करना होती है और उस फोटोग्राफी को हम एक सॉफ्टवेयर है, जो इसका सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर उस फोटोग्राफी को जब डाल देते हैं तो वो उसके अंदर प्रोसेसिंग होता है और प्रोसेसिंग होकर के विभिन्न ऊर्जा के क्षेत्र के हिसाब से उसके अंदर विभिन्न कलर के अंदर, विभिन्न रंगों के अंदर उस क्षेत्र का पैटर्न सामने आ जाता है। इसमें जब ये कलर पैटर्न आते हैं तो जहाँ पूर्ण धनात्मकता है उस क्षेत्र के अंदर सफ़ेद रंग का कलर पैटर्न आता है। जहाँ पे वायलेट और इंडिगो, बैंगनी और नील कलर का जो इंडिगो कलर का आता है, वहाँ जहाँ ये क्षेत्र आते हैं वो भी सघन धनात्मक वाले क्षेत्र कहलाते हैं। जहाँ पे नीला और हरा है ये धनात्मक ऊर्जा के क्षेत्र होते हैं, पर हरा जो है बस धनात्मक ऊर्जा का सामान्य क्षेत्र होता है। उसके बाद जैसे ही पीला कलर आना शुरू होता है वो बताता है कि इस धनात्मक ऊर्जा का जो सामान्य क्षेत्र होता है उससे ऋणात्मक की तरफ हम प्रारंभ हो गए हैं। जब ऑरेंज आता है या रेड आता है तो हम कहते हैं कि वो स्थान तनावग्रस्त है, उस स्थान पे ऋणात्मक ऊर्जाएं ज़्यादा हैं, चाहे वो स्थान किसी ज़मीन का हो, किसी मकान का हो या किसी मनुष्य के शरीर का अंग हो। और यदि वो पिंक कलर में है या भूरे रंग में है तो पिंक कलर और भूरे रंग अत्यंत ऋणात्मक ऊर्जा वाले क्षेत्र हैं, जहाँ धनात्मक ऊर्जा लगभग जो है 10% से भी कम है और 90% के आसपास ऋणात्मक ऊर्जा है। लेकिन जहाँ इससे भी ज़्यादा ऋणात्मक ऊर्जा आती है वो क्षेत्र का रंग हमें बिल्कुल इसमें, और हमको सामान्य दृष्टि से तो हम देखते हैं तो वो नॉर्मल दिखता है, लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर की दृष्टि से देखते हैं तो वहाँ टोटल काला रंग आता है। इस प्रकार से सफ़ेद से लेकर के काले के बीच में इंद्रधनुषी 7 रंगों में इन ऊर्जाओं का पैटर्न बन करके देवताओं के आसपास, विभिन्न ऋषियों के चित्रों के आसपास एक सफ़ेद सा आभा मंडल बताया जाता है। यह आभा मंडल वास्तव में खाली ऋषियों का नहीं, खाली देव पुरुषों का नहीं, ये आभा मंडल हर पृथ्वी की उपस्थित हर वस्तु का होता है। यह उस वस्तु के अंदर से रेडिएशन या उत्सर्जित ऊर्जा होती है। ये इतनी परतें होती हैं जो सामान्य नज़रों से अदृश्य होती हैं, परंतु इलेक्ट्रॉनिक कैमरों की सहायता से, इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों की सहायता से इन ऊर्जाओं को, इतरिक परतों को देखा जा सकता है, इनका विश्लेषण किया जा सकता है। सबसे पहले रूस के साइमन कर्लियन ने एक हाई पोटेंसी का, उच्च विद्युत शक्ति का कैमरा बनाया था। उस कैमरे में उंगलियों को रख करके उनकी सहायता से हमारी इतरिक परतों की जानकारी प्राप्त की जा सकती थी और उससे हमारे गुणों का विश्लेषण किया जा सकता था। कर्लियन फोटोग्राफी के द्वारा वस्तुओं का, पत्तियों का, फूलों का, पेड़ों का, इनका अध्ययन भी किया जा सकता है। रूस के ही एक और वैज्ञानिक हैं करंतको, उन्होंने इलेक्ट्रिकल ऊर्जा की जगह पे गैस एमिशन पे GDV कैमरा तैयार किया, जो हर प्रत्येक वस्तु से टकरा करके जो गैसें उत्सर्जित होती हैं उसके मानचित्रण के द्वारा, उसकी फोटोग्राफी के द्वारा
इस ऑरा की और इस ऊर्जा की जानकारी प्राप्त करने के उन्होंने साधन दिया। 20वीं सदी के अंत में ब्राज़ील के प्रोफेसर लुइस रोस, उन्होंने एक और तकनीक का विकास किया जो PIP तकनीक के नाम से जानी गई, और उसी तकनीक के अगले विकास के क्रम में एनर्जी स्कैनिंग डिवाइस, इस ऊर्जा को स्कैन करके और उसके द्वारा विश्लेषण का एक तकनीक विकसित की गई, जिसके अंदर आपको सिर्फ डिजिटल कैमरे से फ़ोटो लेना होता है। इस आधार पर विश्लेषण संभव है, और इस विश्लेषण के द्वारा हम किसी स्थान का, किसी घर का, किसी व्यक्ति का ऊर्जा का जो उत्सर्जन केंद्र है उसके बारे में हम पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि ये विभिन्न स्लाइड के अंदर आपको दिखाया गया है। ऊर्जाओं को मापन करने के लिए, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, जियोडोमीटर, जियो65, लेकर एंटेना और इसके एनर्जी स्कैनिंग डिवाइस का उपयोग होता है। मैं आपको पहली स्लाइड दिखा रहा हूँ, जहाँ लेकर एंटेना द्वारा फील्ड में नेगेटिव ऊर्जा को ढूंढा जा रहा है। उसके साथ साथ ही उसी क्षेत्र का पूरा स्कैनिंग डिवाइस का ये चित्र है, जिसमें आप देख रहे हैं दूर उसके ऊपर तो पॉजिटिव है, लेकिन बीच में कुछ नेगेटिव क्षेत्र है, और जहाँ ये खड़े हुए हैं वो महिला दिख रही है, उसके बाईं तरफ कितना नेगेटिव क्षेत्र लाल रंग का जो दिख रहा है, इसमें जो लाल रंग का है वो नेगेटिव क्षेत्र है। नीला और पीला भी नेगेटिव है पर उसके तुलनात्मक कम नेगेटिव है, और जो नीला क्षेत्र है वो धनात्मक क्षेत्र है। इसी प्रकार का चित्र एक और अगली स्लाइड में आपको मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आकाश का भी चित्र है और ज़मीन का भी चित्र है। आप देख रहे हैं जो टीम खड़ी है उसके पैरों में पीला कलर है, कुछ क्षेत्र हरे रंग का है। जो हरे रंग का है वो सामान्य क्षेत्र है, न ज़्यादा धनात्मक है न ऋणात्मक है, करीब करीब सामान्य क्षेत्र है। लेकिन उसका थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आप देख रहे हैं पीला जो क्षेत्र है वो नेगेटिव क्षेत्र है पीछे। लेकिन आकाश स्वच्छ है, साफ है, पर्यावरण साफ है, और आकाश के अंदर नीले, सफ़ेद और हरे रंग के आपको जो लाइन दिख रही हैं वो उस क्षेत्र की धनात्मकता को प्रदर्शित करती हैं। ये एक बुद्ध पैगोडा है। बुद्ध ये शिमला के नैनीताल के पास का लिया हुआ चित्र है। वहाँ पे एक बुद्ध मंदिर था, जहाँ पे विशेष मंदिर है। आप देखेंगे उसकी छत कितनी सफ़ेद है, कितनी पॉजिटिव ऊर्जा से भरा हुआ है। लेकिन उसी क्षेत्र में, उसी मंदिर के पास के दूसरा भवन जो मंदिर के दूसरे कामों में आता है, उसका ऊर्जा क्षेत्र जो है बिखरा हुआ है, और तुलनात्मक रूप से वहाँ पे ऊर्जा कम है। और उस मंदिर के परकोटे से बाहर आप देख रहे हैं, नीले परकोटे के बाहर आसपास का जो क्षेत्र है वो कितने ऋणात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है, इस साइड के अंदर आपको दिख रहा है। कुछ रंग से, कुछ वस्तु क्रिस्टल वगैरह रखने से, या कुछ जियोपैथिक स्पेसिस के जो यंत्र आते हैं उनको स्थापन करने से हम निगेटिव ऊर्जा के क्षेत्र को पॉजिटिव ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। और न सिर्फ यंत्रों से, इस क्षेत्र में तो हमारे यहाँ अनुसंधान हुआ है, और संगीत की ध्वनियों द्वारा, संगीत के स्वरों द्वारा भी क्षेत्र की ऋणात्मक ऊर्जा को जो है धनात्मक ऊर्जा में बदला जा सकता है। वैदिक वास्तु रिसर्च फाउंडेशन में हमने, और खासकर विशेष तौर पर मैंने, इस ऊर्जा के ऊपर काम किया है, जहाँ पे ध्वनि ऊर्जा द्वारा वास्तु या ऊर्जा संतुलन का काम किया जा सकता है। और ये पहला कंसेप्ट करने का हमारे संस्थान को गर्व है कि यह पहला कंसेप्ट वर्ल्ड में आज से 5 साल पहले हमने दिया। इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के हमने कैसेट डेवलप किए हैं, जिनके सिर्फ मात्र बजाने से ही उस क्षेत्र की ऋणात्मक ऊर्जा का धनात्मक ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है। इनमें कुछ विशेष प्रकार की जाली भी लगाई जा सकती हैं, कुछ विशेष प्रकार के यंत्र लगाए जा सकते हैं। हमने इस बारे में लेकर एंटेना से भी एक क्षेत्र, पीतमपुर क्षेत्र, इंडस्ट्रियल क्षेत्र का पूरा मानचित्र बना के अध्ययन किया, और हमने पाया कि वे इकाइयाँ जो चलते चलते ठप हो गई या बहुत जीर्ण अवस्था में थी, उन इकाइयों के एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऋणात्मक ऊर्जाओं के जंक्शन पे था। ऋणात्मक ऊर्जाओं के बारे में विश्व में यदि किसी पूरे शहर का मानचित्रण हुआ है तो वो अमेरिका का सिएटल शहर है,
जहाँ पे इन ऋणात्मक ऊर्जाओं का पूरे शहर का मानचित्र उपलब्ध है। हमारे यहाँ भी ये चीज़ें की जा सकती हैं, और विशेषकर तब जब कहीं नया टाउनशिप डेवलप होना हो या नया औद्योगिक केंद्र डेवलप होना हो, तब अगर इन यंत्रों की सहायता से उसका पहले विश्लेषण कर लिया जाए तो ऋणात्मक ऊर्जाओं वाले क्षेत्र पे हम किसी स्थापना को टाल करके देश की समृद्धि में, लोगों के स्वास्थ्य में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। इस बारे में अमेरिका में, फ्रांस में और जर्मनी में बहुत ज़्यादा शोध हुआ है, जिस पे काम चल रहा है। ये हमारे यहाँ इस क्षेत्र को वास्तु ऊर्जा कहते हैं, अमेरिका में इसको बिल्डिंग बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जिस पे काम चल रहा है। जर्मनी में इसे बायोलॉजी के नाम से बायोलॉजी के नाम से इसको कर रहे हैं। ऊर्जा, जहाँ तक ऊर्जा संतुलन की बात है, हमारे यहाँ यंत्रों की बात है, कई स्वरों की बात है। और ये ऊर्जा संतुलन के लिए फ्रांस के एक डॉक्टर रेने हैं, इन्होंने एक एकमास पद्धति निकाली है, जिसके द्वारा भी हम ऊर्जा संतुलन कर सकते हैं। ज़मीन की जो ऋणात्मक ऊर्जाएँ हैं उनको किन्हीं यंत्रों द्वारा, कुछ रिफ्लेक्टर लगाने के द्वारा, और एक जियोपैथिक रिवर्सर एक यंत्र आता है, एक जियोपैथिक रिवर्सर यंत्र को गाड़ करके, जिसको हमारे यहाँ पूरी पुरानी भाषा में भूमि को पीड़ित करके ठीक करना कहते थे, उसके द्वारा इन ऊर्जाओं का, ऋणात्मक ऊर्जाओं के क्षेत्र की दिशा 30 से 40 मीटर तक शिफ्ट की जा सकती है, और ऋणात्मक ऊर्जा के क्षेत्र को भी अपने काम के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है।